तो यहाँ पे हम बात करें एक डिसऑर्डर जो मेंशन्ड है, सिंड्रोम विच इज नेम्ड एज द गुलिन बेयर सिंड्रोम। तो ये एक डिसऑर्डर है जहाँ पे इम्यून सिस्टम अटैक करता है हमारी नर्व्स को या जो नर्वस सिस्टम है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीवीएसटी, तो इट इज सेरिब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस, so this is also one of the disorders. It refers to the blood clots जो ब्रेन में होते हैं। तो एक यहाँ रेशियो की बात की जा रही है एंड इट इज बिलीव्ड कि जो लाइक OE रेशियो इज द नेम। सो OE रेशियो में एस्टिमेट किया जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कितने ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, रियलिटी में कितना हो रहा है, तो वो इस रेशियो के थ्रू पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे एज पर द डेटा, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन है 1.5 या मतलब 50% मोर एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट्स देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दे आर कंसिडर्ड टू बी पोटेंशियल सेफ्टी सिग्नल्स या नेसेसिटेटिंग अ थरो इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए। सो इस डिसऑर्डर में जो गिलन बेयर सिंड्रोम है वहां पे इट इज बीन रिपोर्टेड एट हायर देन 1.5 लेवल। सो दीज आर द कंसर्न्स। तो अगेन यहाँ पे मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वुड बी रिक्वायर्ड as far as future vaccines development is concerned, and the health of the human health is related to such types of incidents. So blood clots in brain and immune system is being attacked. हम्म। Then next topic, यहाँ पे पेटीएम से रिलेटेड जो इशू चल रहा है। सो रिसेंटली वी आर सीइंग कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है एस्क्रो अकाउंट। तो एस्क्रो अकाउंट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज अकाउंट्स जहाँ पे सपोज पेटीएम को अब कुछ एज अ फाइन या जो पेनल्टीज इम्पोज की जाएंगी कि दे हैव नॉट अडेयर टू द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, तो कुछ अमाउंट उनको चाहिएगा। तो एज पर दैट उस अमाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सो एज टू बी रेस्ट अश्योर्ड कि लिक्विडिटी इज देयर या जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज चाहिए वो पेटीएम के पास है। तो उस सारे अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड जो ओवरऑल अगर कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा कि ठीक है एस्क्रो अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हो गया। एंड ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ रेगुलेटर आरबीआई इन दिस केस, तो दे वुड ऑल्सो बी रेस्ट एश्योर्ड कि ठीक है द अमाउंट उनके पास मतलब सफिशिएंट लिक्विडिटी है। सो दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग एस्क्रो अकाउंट्स। Then next topic is about nanoplastics या tiny plastics. So हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है? हम बात करते हैं कौन सी, प्लास्टिक जो बॉटल्स हैं जो पानी स्टोर होता है इनमें, मिनरल वाटर जो बोलते हैं, तो पेट बॉटल्स लाइक पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थ्रेट, दैट इज द फुल फॉर्म, या जो पीवीसी से बनती हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक से, पॉलीमाइड या पॉलीप्रोपाइलिन। तो इन केसेस में देखा गया कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं, टाइनी प्लास्टिक्स हैं, दे आर अंडर रिपोर्टेड एज पर जो अभी तक स्टडीज है, हमारे पास डेटा है। तो इट इज बिलीव्ड, यहाँ पे मेंशन है कि माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स विद 90% ऑफ दोज बीइंग द लेटर, मतलब नैनो प्लास्टिक्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो नैनो प्लास्टिक्स, हाउ डू यू डिफाइन देम? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो डायमेंशंस दे रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो इश्यू क्या है नैनो प्लास्टिक्स की? अगर कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा है तो वो हमारी ह्यूमन बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं एंड उनकी वजह से जो डिसीजेज हैं, द ससेप्टिबिलिटी इंक्रीजेज मोर। तो ब्लड, जैसे वी कैन बिलीव कि नॉन डी उनको कंपोज नहीं, मतलब डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है, तो बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट हो सकते हैं। सो जो नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी है इट कैन बी hindered because of increased concentration. तो तो यहाँ इसमें पे मैं और इसके अलावा यहाँ पे, हाँ, जो एक एक्सपेरिमेंट है या क्या टेक्निक यूज की गई सो एज टू डिटरमाइन कि कितना ज्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन है, तो रमन स्कैटरिंग, जो स्टिमुलेटेड स्कैटरिंग है, दैट वाज परफॉर्म। तो डिफरेंट वेवलेंथ पे इसको किया गया, तो उसके थ्रू एक्चुअली जो नैनो पार्टिकल्स थे पानी के अंदर, बॉटल वाटर के अंदर, वो हमें दिखाई दिए। तो रमन स्कैटरिंग इफेक्ट वाज यूज्ड एंड यहाँ पे लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसको प्रोजेक्ट किया गया एट अ ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एंड दैट्स हाउ कि कुछ पार्टिकल्स ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करी, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसको मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज दी थिंग। एंड इन इलास्टिक स्कैटरिंग मतलब डिफरेंट स्कैटरिंग हुई, पार्टिकल्स कुछ ने अब्जॉर्ब किया, कुछ ने रिफ्लेक्ट किया, कुछ ने इलेक्ट्रिसिटी इट पास थ्रू दी सर्टेन स्पेस बिटवीन दोज पार्टिकल्स। तो दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक स्कैटरिंग, मतलब यूनिफॉर्मली स्कैटर नहीं हो रही है लाइट। तो इसमें मैं बताऊँ कि रमन इफेक्ट क्यों होता है। इसमें पहली बात है कि अगर आप क्लियर वाटर में अगर यूज करोगे लाइट, तब देयर विल बी लेस स्कैटरिंग।
और अगर उसमें माइक्रो प्लास्टिक नैनो प्लास्टिक अगर प्रेजेंट होंगे तो हर एक प्लास्टिक जो होंगे वो इट विल रिफ्लेक्ट, सम एब्जॉर्ब, सब रिफ्लेक्ट करेंगे, सब रिफ्रैक्ट करेंगे। उसके कारण जो डिफरेंसेस बिटवीन द आउट एंड इन जो लाइट के होंगे, उसी से पता लग सकता है कितने नैनो पार्टिकल्स, कितने नैनो प्लास्टिक इस बॉटल में है या फिर इस बीकर में है, एक्सपेरिमेंटल बीकर में। तो इसी से पता हम्म लगा कि जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें कितने हो सकते हैं, कैसे इंपैक्ट करेगा, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है ब्लड के अंदर, नैनो प्लास्टिक बढ़ने से देयर विल बी लेस फ्लोइंग ऑफ द ब्लड, तो हाइपरटेंशन हो गया। फिर ब्लॉकेज का इशू हो सकता है लॉन्ग टर्म में, फिर जो भी कैंसर का खतरा, क्योंकि ये सब प्लास्टिक क्यों बनता है, कहाँ से बनता है, तो पॉलीएमाइड, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पीईटी, तो पॉलीमर्स होते हैं सारे। पॉलीमर्स है, इससे बन रहा है, और ये सिंथेटिक भी है, तो इट तो यहाँ पे डिकम्पोजेज, मुश्किल है इसका सॉल्यूशन, होना। हाँ डिकम्पोज नहीं होते, तो सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो क्या किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन है कि जो नेचर या जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं प्लास्टिक जो हम यूज कर रहे हैं मेकिंग दीज वाटर बॉटल्स, उसको और इंक्रीज और इनहांस करने की जरूरत है। तो वन ऑफ दिस इज मेंशन्ड एज पॉलीस्टाइरीन पार्टिकल्स अराउंड 100 to 200 नैनोमीटर साइज होना चाहिए। सो इट शुडंट बी जो अभी करेंटली हम लाइक पेट बॉटल्स में यूज करते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन एक ही चीज भी यहाँ मेंशन्ड है। हाँ, और ओके नेक्स्ट, ठीक है बोलो। आई विल, एक और है, मतलब you can just scroll down related to wildlife। सो पिक्चर में दिस इज दी स्काई वॉकर हुलॉक गिबन। तो ये इंडिया में नहीं मिलता है, दिस इज ओनली फाउंड इन म्यांमार और चाइना। तो इंडिया में हमें क्या मिलता है, इंडिया में हमें हुलॉक गिबन मिलता है। हुलॉक गिबन कहाँ कौन सी लोकेशन पे, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ हमें हुलॉक गिबन्स मिलते हैं। एंड देयर IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैन से की कॉन्सेप्ट फैक्ट है। स्काई इंडेंजर। वॉकर एंडेंजर्ड हुलॉक, कि वल्नरेबल है? हाँ स्काई वॉकर हुलॉक गिबन आई थिंक वल्नरेबल है। जो इंडिया वाले हैं वो इंडेंजर होंगे। हाँ वो endangered है, एंड दे आर फाउंड ओनली इन हाँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हम्म, बोया के 12,000 सिर्फ होंगे। और ये ओनली एप स्पीशीज है जो इंडिया में अभी सरवाइव कर रहे हैं। एप, मंकी नहीं, हाँ एप्स। एप्स पे, एप्स सिटी हैं पर ये। क्या होता है, ओरंगुटान हो गया। हाँ And ओरांगुटान्स। इंडिया में कभी भी देखते नहीं कि चिंपैंजी शायद इंडिया में नहीं है, मंकीज है, चिंपैंजी नहीं है, आई थिंक सर्च करने के बाद। गोरिल्ला भी नहीं हम्म है इंडिया में। तो जो एप स्पीसीज है तो हायर प्राइमेट में आता है कि उनके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। फिर एक और ओरंगुटान हो गया जो पीटी में से पूछा भी था कि टूल्स यूज हम्म कर सकते हैं। तो एप स्पीसी इंडिया में नहीं मिलता। ये अकेला एक एप स्पीसी है, गिब्बन, हाथ लंबा होता है इसका। हाँ, गोरिल्ला और चिंपैंजी दोनों ही नहीं मिलते हैं इंडिया है ना, नेम, आई विल शेयर। For the first time since independence, 50% return on cost of prices guaranteed by the increasing MSP of 22 crops, ये किया गया। और जो स्वामीनाथन कमेटी है इसमें बोला गया कि C2 प्लस 50% देना चाहिए, सो दैट द बेटर रेन्यूमरेशन कैन बी गिवन टू द फार्मर्स। एमएसपी, एमएसपी से रिलेटेड कल पढ़े थे तीन एरियाज। पहला, प्राइस इनकम सपोर्ट रादर देन मिनिमम सपोर्ट, इनकम सपोर्ट होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, प्राइस डेफिशिएंसी, प्राइस डेफिशिएंसी सिस्टम, इसको प्रमोट करना चाहिए रादर देन लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी। अब इसमें बात हो रही है कि क्यों एमएसपी इंपॉर्टेंट है। तो फार्मर की तरफ से, कल हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से स्लाइड, अब फार्मर की तरफ से। तो पहले तो एमएसपी जो होता है C2 और FL है, और स्वामीनाथन कमेटी बोलते थे कि C2 जो कंप्रहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, A2 प्लस FL, A2 मतलब इनिशियल कॉस्ट जो भी कॉस्ट जो, और FL मतलब फैमिली लेबर, तो उसका 50% प्लस ऑफ C2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू CACP रिकमेंडेड बाय स्वामीनाथन कमीशन। MS स्वामीनाथन वही कमीशन है। तो बोला जा रहा है कि अगर बढ़ने से, और देखा गया कि एमएसपी भी अगर दिया जाता है तो टोटल क्रॉप वैल्यू 15 लाख करोड़ हो गया। तो लोग बोलते हैं कि 15 लाख करोड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम जो क्रॉप होते हैं वो दे आर सोल्ड, दे आर यूज बाय द बार्टर सिस्टम लोकली, लोकल मंडी में सेल कर देते हैं, फिर किसी से मिल के उनको बेच देते हैं। तो फार्मर सीड, एनिमल सीड सब में यूज होता है। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ बचता है 5 लाख करोड़, तो उसी को सेल किया जाता है मार्केट में।
अब दूसरा बात है कि अगर प्राइवेट, अगर बोला है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम उसको लीगल कर दें एमएसपी को, देन प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू पे मैक्सिमम 1.5 लाख करोड़ मोर टू द फार्मर फॉर द सेम क्वांटिटी। तो हो सकता है देयर विल बी अ लेस इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू प्रोक्योर द क्रॉप्स एट एमएसपी वैल्यू। तो इसमें भी क्वेश्चन उठता है। तो अभी अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन एक ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एफसीआई वीट और राइस, नाफेड पल्सेस और कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया कॉटन, बाकी फिर ऑयल सीड क्या, बाकी फिर सनफ्लावर, रैप सीड, फिर कोपरा, इसको कौन प्रोक्योर करेगा? तो एमएसपी शुड बी अवेलेबल ऑल, प्रोक्योरमेंट को भी बढ़ा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि एमएसपी अगर इतना ही खराब है तो मिनिमम वेज एक्ट हर कंपनी क्यों फॉलो करता है? हर कंपनी तो मिनिमम वेज एक्ट फॉलो करती है कि इससे नीचे नहीं दे सकते, इससे ऊपर ही देना है। तो ये चीज एमएसपी भी लागू होता है हर फार्मर्स को, क्योंकि अल्टीमेटली फार्मर्स का जो लेबर है, उनका कॉस्ट है, उसको भी तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो लास्ट में तो ये कंपेरिज कर सकते हैं कि जब मिनिमम वेज एक्ट है तो एमएसपी क्यों नहीं हो सकता? इट विल बी अ रेन्यूमरेशन फॉर द फार्मर्स। डब्ल्यूटीओ कल बात किए थे, तो उसी से रिलेटेड फिशिंग, इंडिया क्या बात करते हैं, इंडिया में जो फिशरी सेक्टर है इट इज डोमिनेटेड बाय द स्मॉल फार्म, स्मॉल फिशरमैन। जो नॉर्वेजियन है, जापान है, वेस्टर्न सेंट्रिक है, दे आर हैविंग हेवी बिग ट्रॉलर। तो इसी में कॉमर्स मिनिस्ट्री विल पुश अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ कर्व्स ऑन द सब्सिडी टू पुअर फिशरमैन। जो वेस्टर्न कंट्री चाहते हैं कि सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए फिशरी सेक्टर में, क्योंकि इट विल रिसोर्ट टू डिस्टॉर्शन इन प्राइस एंड ट्रेड अंडर द जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी होता है उसमें। अब इंडिया जो बोलता है कि फिशरी सब्सिडी देना चाहिए, क्यों? क्योंकि इंडिया इज ओनली कंट्री वे स्मॉल फिशेस फार्मर और लार्ज नंबर, 70% जो फिशरमैन है दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इसलिए फिशरमैन, और दूसरा कि फिशरमैन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन फिश, क्योंकि वो जो फिशिंग करते हैं, ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो फिशिंग करते हैं तो डायरेक्ट छोटे लेवल फिशिंग करते हैं, पॉन्ड में किए, फिर समुद्र में आकर 2-3 मछली पकड़ते हैं। लेकिन जो बिग ट्रॉलर होता है, पूरा नेट यूज करते हैं, पूरे पूरा नीचे का जो पूरा कोरल होता है वो डैमेज हो जाता है, सरफेस डैमेज हो जाता है, तो उससे डैमेज ज्यादा होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन फिशरी इन द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन वही क्रिएट करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग वही क्रिएट करते हैं, ऐसा इंडिया का कहना है, इंडिया का स्टैंड ये। अब 3 एरियाज यहाँ पर बात होता है पूरा। ये तो बात कर ले कि इंडिया का स्टैंड है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या स्टैंड है डब्ल्यूटीओ में फिशरी से रिलेटेड। 3 एरिया, अगर जब तक इंडिया में डोमेस्टिक फिशरी पॉलिसी नहीं आएगा तब तक बहुत दिक्कत होगा कि स्मॉल आर्टिसन इंडिजिनियस फिश वर्कर राइट्स को मेंटेन करना, उनको अपहोल्ड करना, उनका राइट्स को अपहोल्ड करना, डोमेस्टिक फिशरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कोस्टल राइट्स बिल, ऐसा होना चाहिए कि कोस्टल राइट्स में फिशरीज अगर कर भी रहे तो उनका कैसे रेगुलेट किया जाए, कितना कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का इंक्लूजन कितना हो सकता है, उससे कम से कम फिश स्टॉक, इस जगह पे फिश स्टॉक ज्यादा है तो इसको आप सस्टेनेबल फॉर्म में क्यों यूज कर सकते हैं, ताकि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो। यहाँ पर फिशरीज कम है तो यहाँ पर आप फिश और डिफरेंट टाइप से एरिया जो इंडिया में EEZ होंगे, अलग अलग हिसाब से फिश स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, कोस्टल राइट्स बिल और डोमेस्टिक फिशरी पॉलिसी, तभी जाके स्मॉल स्केल फिशरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मीट कर सकते हैं। दूसरा जो कल ही जो मानसिंह कहता है, इलीगल एंड अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग होता है एंड ओवर फिशिंग स्टॉक बाय द बिग ट्रोलर्स कंपनी, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड, नॉट द स्मॉल फिशरमैन ऑफ इंडिया। MC30 मतलब है मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस 13th ऑफ WTO। अब फॉरेस्ट में बात हुआ तो फॉरेस्ट वी हैव सेड दैट 1980 में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसमें बोला गया कि जो रिजर्व फॉरेस्ट वही फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट लैंड में है, उसको डिनोट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक रूलिंग है, TN गोडा वर्मन तिरुमलापद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जो FCA कॉन्सेप्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का कॉन्सेप्ट है, उसको वाइडन कर दिया गया 1996 में। उसमें बोला है कि जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब ये कि जो भी लैंड में कहीं पर भी दे आर रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट और एनी फॉरेस्ट लैंड, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर में रिजर्व है, सब फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट कहलाएगा। आप आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते लॉ के अंदर में।
तो उसको अपील किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फिर से 2023 में देयर वाज अमेंडमेंट विद रिगार्डिंग टू डाइल्यूशन ऑफ सम प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसका स्टैंड क्या है 2023 वाला का? उसका बात यह है कि अगर मेरे को डेवलप करना है ट्राइबल्स एरिया में, अंडमान निकोबार एंड आइलैंड एरियाज को 75,000 करोड़ कॉर्पस दिया गया था टू मेक इट अ स्ट्रेटेजिक प्लेस, उसको डेवलप करना है। फिर टू टैकल द LWE इशू, टू टैकल द नॉर्थ ईस्ट सेपरेटिज्म, वहां पर डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करने के लिए लैंड यूज करना पड़ेगा। लैंड यूज करने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल लैंड रिक्लेम करना पड़ेगा फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी कैसे बनाओगे अंटिल अनलेस देयर इज अ रिक्लेमेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया। तब इसलिए उन्होंने 2023 में ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट आया और 23 में अमेंडमेंट आया, जिसमें बोला गया कि थोड़ा सा लैंड को हम लोग निकाल, उसमें से डायलूट कर सकते हैं फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, और उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द सोशल वेलफेयर, सो क्रिएटिंग सोशल कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बन ना सकती है गोवा फाउंडेशन, एनजीओ का नाम ले सकते हैं, रिटायर्ड IFS अफसर है इसके, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, उन्होंने कंप्लेन किया, अपील किया। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक आंसर, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया कि जो 1996 में जो रूलिंग था TN गोडा वर्मन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, कि वी शुड यूज दैट डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो डिक्शनरी का डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, कि कोई भी लैंड के अंदर में अगर कोई लैंड पार्शल है जहां पर भी रिकॉर्डेड एरिया है, रिजर्व एरिया है, या भी लगातार जो फॉरेस्ट स्पेसेस है, वो सब फॉरेस्ट कहलाएंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट कि वो डिफाइन करेंगे कि क्या फॉरेस्ट होता है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को बोलते हैं। तो डिक्शनरी डेफिनेशन को यूज किया गया इसमें। और जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस में यूज करेंगे तो आपको EIA मैंडेट है, आपको स्ट्रिंजेंट कंप्लायंस करना पड़ेगा। क्यों किया गया? क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडिया का टारगेट है 2030 में कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑफ कंबैटिंग डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। दूसरा टारगेट 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक करना है इंडिया को, 24.5 मिलियन हेक्टेयर वापस से लैंड को रिक्लेम करना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म में कि 2070 में कार्बन कम करना है। तो हाँ, एक और 1988 में ना जो फॉरेस्ट पॉलिसी, इट इज टारगेटिंग 33% ऑफ द लैंड टू बी अंडर द फॉरेस्ट एरिया। अभी 24.45 है फॉरेस्ट एरिया इंडिया में। इसको अचीव करने के लिए देयर शुड नॉट बी डायल्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया 1996 का TN गोदावरी केस, जो बोल रहे थे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो किसी कुछ पूछना है इसमें? तो ये ओवरऑल ये इशू पूरा प्रोहिबिट नहीं किया इसको, मैं इसको एक तरह से स्ट्रिंजेंट करती है, ऐसे ही नहीं आप उसको यूज कर सकते फॉरेस्ट। तो एक एग्जांपल एथिक्स में भी बोल सकते हैं कि वेलफेयरिज्म वर्सेस कंजर्वेशन, डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एथिकल डिलेमा। लिखा हुआ 23 अमेंडमेंट जो है सब्सटैंशियली डायल्यूटेड द प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेस्ट 1988 एक्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत है। अब वही बात है, इसमें एथिकल डिलेमा का कॉन्सेप्ट आता है कि फाइन बैलेंसिंग एक्ट चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत डिलेमा में होता है कि इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लेकिन साथ साथ वर्नेबल इकोलॉजी को भी बचाना है। तो EIA रूल्स आया था, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रूल और EIA रूल अंडर द EP एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसमें जो अमेंडमेंट आया 2006 में, उसमें फिर EIA लाया गया। EIA मतलब कि कोई भी आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर, उसको एक्सेस करने के लिए मैंडेटरी फॉर द प्रोजेक्ट, माइनिंग, थर्मल एक्सेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज। लेकिन मेन बात है कि इसमें भी डायलूशन किया गया EIA रूल्स 2020 में, कि आपका जो पब्लिक कंसल्टेशन है उसको कम कर दिए ताकि लोग आए नहीं। फिर किसी किसी में पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, अभी प्रोजेक्ट बना दीजिए बाद में क्लियरेंस हो जाएगा। मैंडेटरी रिमूवल कुछ कुछ जगह से हटा दिया गया ऑन द इशू ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा। और फिर एक्टिविज्म, पब्लिक एक्टिविस्ट, बाकी लोग का जो इंक्लूजन था सिविल सोसाइटी का, वो धीरे धीरे डायलूट किया गया। तो EIA में भी डायलूट किया गया, FCA में फिर डायलूट किया गया था अभी हाल फिलहाल में। तो ये दिखाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में एक डिलेमा होता है कि कैसे आप फॉरेस्ट लैंड को और बाकी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को साथ लेके चले और साथ ही साथ आप डेवलपमेंट भी करें। तो इंडिया मैच्योर कंट्री है, ओवर द ईयर इंडिया हैव टॉक्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सब एक्ट भी है और फिर कैंपा भी है, कंपेंसेटरी
अफॉरेस्टेशन फंड 2015 में, तो इसे लेके चल सकते हैं। रोल ऑफ एनजीटी भी आता है इसमें, तो जब भी इन्वायरमेंट से बात करें तो एनजीटी, ईआईए, कैंपा रोल। एंड इनके अलावा और कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे ऐसे एनवायरमेंटल डिलेमा के क्वेश्चंस में? इन्वायरमेंट स्टेक होल्डर सबको ही है, ग्राम सभा से लेकर के, अगर बात करना है गवर्नमेंट है, सिटीजन है, ग्राम सभा है, सिविल सोसाइटी है, लोकल ट्राइबल है, वो भी डिमांड करते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट करने, मुझे मिलना चाहिए कम से कम लैंड टाइटल मिलना चाहिए, मुझे एक हक है ग्रेजिंग कराने का, जूम कल्टीवेशन कराने का। उसके बाद फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस है, उसको खरीद के उसको एक्सट्रैक्ट करके बेचने का, नॉन टिम्बर, वो भी डिमांड करता है। तो ये जो बैलेंस मेंटेन का करने का काम होता है ये स्टेट का काम होता है, तो इस पर चलना चाहिए। डिस्कस कर चुके हैं एल नीनो ला नीना, वी डिस्कस यस्टरडे कि कैसे इंपैक्ट करते हैं इंडिया का एयर पोल्यूशन। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ला नीना इवेंट, ला नीना होगा देयर विल बी इंक्रीज ऑफ द रेनफॉल, रेनफॉल होगा देयर विल डिक्रीज इन पोल्यूशन। एल नीनो के कारण डिक्रीज इन रेनफॉल, इंक्रीज इन पोल्यूशन। दूसरा लैंड ब्रीज में, लैंड टू सी, तो जो पॉल्यूशन होंगे लैंड में, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, वो पूरे फिर सी की तरफ आ जाएंगे, तो दे विल डिक्रीज इन पॉल्यूशन। सी टू लैंड, इंक्रीज इन पॉल्यूशन। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ते तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली में, क्योंकि वहां से आता है, वेस्टर्न साइड से आता है। तो ये देख हो सकते हैं। और दूसरा बोला जाता है कि इंडियन सिटी डर्टी क्यों है इंस्पाइट ऑफ लाल नीनो और बाकी सभी इवेंट, क्योंकि बेस लोड बहुत ज्यादा हाई है। 200 से 150 पीपीएम या फिर 80, 20 नहीं हो रहा है, 400 500 पहुंच जाता है, तो कम भी हो रहा है, तो 2200 तक हो रहा है सिर्फ, तो बेस लोड हो जाता है। बोला जाता है कि आर्टिफिशियल रेन, ऑड इवेंट, ये सब शॉर्ट टर्म है, मायोपिक है, शॉर्ट टर्म है सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करना है कि कैसे यूज करें एनवायरमेंट सस्टेनेबल मटेरियल। रोड में जैसे रोड पॉल्यूशन वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है, 20 to 30%, आईआईटी कानपुर स्टडी था। तो उसमें कैसे रिड्यूस करें, तो कंक्रीट को आप यूज करेंगे ताकि एसफल्ट डस्ट कम हो। नया टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कोल्ड एसफल्ट का बात करते हैं रादर देन हॉट एसफल्ट। प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, बाइंडिंग मटेरियल बढ़े तो फिर डस्ट कम हो, और भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एमिशन। ये पूरा एक शॉर्ट में दिया हुआ था, यही सबसे अच्छा एक आर्टिकल अभी तक में, कि सुप्रीम कोर्ट हैज पुट ऑन पॉज टू अमेंड 1980। फिर बात से गया कि रेजिंग करने के लिए नॉन फॉरेस्ट यूसेज के लिए, क्योंकि इंडिया में एनुअल डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट होता है, 1980 में आया था। तो फिर टीएन गोवादा में केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैड एक्सपैंडेड द फॉरेस्ट ट्रैक टू बी प्रोटेक्टेड। डीम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया था। डीम फॉरेस्ट मतलब जहां से वो रिजर्व है लेकिन कलेक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट रिव्यू वहां से, कि डीम्ड है, फॉरेस्ट हो सकता है वैसे टाइप। लेकिन डायरेक्शन दिया गया था 1986 में सब स्टेट को, लेकिन कुछ ही स्टेट थे जो फॉरेस्ट लॉ पास किए थे अपने जगह, अपने स्टेट के अंदर में, फॉर मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। फिर सेंटर ने अमेंडमेंट लाया टू ब्रिंग द क्लैरिटी रिगार्डिंग द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, कि वहां से कैसे यूज करें नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए। ताकि तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गलत है, वी हैव टू क्रिएट डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। डेफिनेशन जो फॉरेस्ट का है वही, चाहे रिकॉर्डेड रहे, डीम्ड रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट डायरेक्टली। अब इसमें प्रॉब्लम क्या उठता है, तो हम लोग बात किए पहला कि जो भी हम लोग को करना है, एलडब्ल्यू टैकल करना है, वो सब इशू होगा, क्योंकि आपको ट्राइबल एरिया है, पूरे फॉरेस्ट एरिया है, कैसे आप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करोगे। दूसरा, ऑलरेडी जो ऑर्चिड है, फिर प्राइवेट प्लांटेशन है, रबर प्लांटेशन है जो ऑलरेडी है, उनका क्या होगा ओनरशिप, तो क्वेश्चन मार्क इस पे उठता है। और उसका उनका जो ओनरशिप है वो अगर फॉरेस्ट में आ गया तो फिर वो पेड़ नहीं काट सकते, तो फिर टी प्लांटेशन कैसे होगा, रबर प्लांटेशन कैसे होगा, तो उस पर क्वेश्चन उठता है। तो वाइल द फाइनल जजमेंट इज पेंडिंग, तो अप्रैल में आएगा, उसके बाद हो सकता है कि देयर विल बी अ असेसमेंट फ्रॉम द सेंटर एंड प्राइवेट सेक्टर, फिर आगे का फिर दिखा जाएगा। अभी तक बस फाइनल जजमेंट नहीं है, अप्रैल में। यू हैव डिस्कस न्यूक्लियर पावर, खाली फैक्ट 7.5 मेगावाट है सिर्फ, 7.5 गीगावाट।
इसमें बता रहा है कि अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन, जीएस पेपर 3 भी है, कि इंडिया में मोस्टली जो इनकम है, सेविंग है, इट इज इन द रियल एस्टेट सेक्टर 77%। तो रियल एस्टेट में देखा जाता है कि टीयर 2 सिटी है भी। जब हम लोग बात करते हैं, अब 3 लेयर में बात करते हैं। पहला कि जो बहुत गरीब है, तो उनके लिए क्या है, PMJAY, PM आवास। आपको 2 लाख रुपीज मिलेगा, सरकार बनाएंगे या खुद से बनाइए, आप दिखा दीजिए, जियो टैग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा पैसा। 2 तरीके से PM आवास। रूरल एरिया में वैसे ही है, 2 करोड़ लॉन्ग टर्म में एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको बनाना है। फिर रेगुलेशन ऑफ द कॉलोनीज, PM उदय, दिल्ली में जो भी स्लम रीडेवलपमेंट सब किया जा रहा है, गरीब जो वर्नाइजेशन सोसाइटी है। अब आते हैं मध्यम मार्ग के लिए। मध्यम मार्ग के लिए 2 ऑप्शन रहता है, एक तो आप अपार्टमेंट बना हुआ खरीदिए, दूसरा खुद से बनाइए। अब खुद से बनाते हैं तो लैंड चाहिए, लैंड में ऑलरेडी दाम ज्यादा है, क्योंकि 77% इंडियन हाउस होल्ड वेल्थ इज स्टोर इन रियल एस्टेट कंपेयर टू 62% ऑफ चाइना, 44% US, 37% जर्मनी। तो जो वेल्थ है इट इज इन रियल एस्टेट। तो इतना एक्सॉर्बिटेंट प्राइस हो गया टीयर 2 टीयर 1 सिटी में, फिर लाख से करोड़ में हो रहा है अपार्टमेंट प्राइसेस बाकी सब में। तो जो वेल्थ है आपका सैलरी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खर्चा है। तो हाउसिंग प्राइस इन इंडिया इज वेरी हाई। तो इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी आपको कंपटीशन अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए ओवरऑल। तो हाउस अफोर्डेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट आता है। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है रेंटिंग। अब लोग रेंट में रहना पसंद करते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म जो सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ है वो रेंट है। फिर 41% ऑफ हाउस होल्ड ग्रेटर मुंबई, 30% कोलकाता एंड 29% इन चेन्नई लिव्स इन स्लम। डेटा डायरेक्टली लिख सकते हैं। 17% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड इन इंडिया लिव इन स्लम। तो उन लोग के लिए तो स्कीम लाई गया, लेकिन अर्बन क्लास के लिए क्या किया गया, अर्बन क्लास एफ्लुएंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो वो बात है कि अफोर्डेबल टीयर 2 का बड़ा होना जरूरी है सिटीज का, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द टीयर 1 वो टीयर 2 में जाए, वहां पे रियल एस्टेट बूम करे, वहां पे फिर पैसा है, वहां पे लोग रहे, फिर टीयर 3 जाए। ऐसी हर कंट्री डेवलप होता है, चाहे वो US रहे चाहे वो चाइना रहे। रोल ऑफ द आरेरा इसमें आता है। रेरा एक तरह से सेबी हो गया, सेबी स्टॉक मार्केट, रेरा हो गया पूरा रियल एस्टेट के लिए। डिजिटाइजेशन और लैंड रिकॉर्ड, PM संविता स्कीम, जियो टैगिंग, और जो भी ब्रोकरेज सिस्टम है इंडिया में उसमें भी बहुत इलीगल धंधा चलता है, उसको भी कैसे रेगुलेट करें, उसका क्वेश्चन उठता है। देयर नेक्सेस, पॉलिटिकल नेक्सेस विद द रियल एस्टेट डेवलपर। पार्सल लैंड में ऑलरेडी खरीद के ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में बेचते हैं। तो सेमी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेस कॉम्पिटिटिव है, मोनोपोली डुओपोली है कुछ कुछ कंपनीज का, ब्रोकर्स का। तो इसमें इशू अफोर्डेबिलिटी हो रहा है ऑफ द प्राइसेस नीडेड। बट यहाँ पे आपको नहीं लगता अफोर्डेबल बनाने की वजह से ओवर क्राउडिंग भी होगी फिर? अफोर्डेबल सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट का इंटरवेंशन इसमें नहीं होगा कि आप सब्सिडी दीजिए बनाने में। स्टेट का इंटरवेंशन यहाँ हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ एरिया में बहुत ज्यादा दाम हो गया है, मतलब हद से ज्यादा है, तो उसमें हो सकता है ना कि या तो हो सकता है कि जो लैंड है ऑलरेडी मोनोपोली क्रिएट किया जा रहा है बाय द नेक्सस पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी एंड माफिया। तो इसमें स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि कंपटीशन सही रहे। इसमें अफोर्डेबल अपने आप हो जाएगा। अफोर्डेबल बनने के लिए PM अर्बन क्लास के लिए PM उदय स्कीम या PM आवास थोड़ी होगा। सिंपल के लिए आपको इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है और एक तरह कॉम्पिटिटिव बनाना है, इसलिए। अच्छा एग्जांपल है MDF, मिनट में मिला था, मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड to provide low cost long term financial support to shipping sector, मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड। ये गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बनाने का शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड। शिपिंग सेक्टर में मोस्ट ऑफ द शिपिंग शिप्स आर बिल्ड बाय चाइना कंपनीज, ग्रीस। तो शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड किया जाएगा। फिर WTO में सेम चीज जो कल पढ़े उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, फिशरीज के ऊपर पढ़े। अभी इसमें आता है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में इंडिया क्या रहेगा कि ई कॉमर्स में बोलेगा इंडिया की डेवलपिंग कंट्रीज बोलेंगे कि ई कॉमर्स पर टैक्स लगना चाहिए, डेवलप कंट्री बोले नहीं डेटा का फ्लो होना चाहिए वर्ल्ड वाइड।
तभी जाकर के हम लोग एक ग्लोबलाइज कंट्री, ग्लोबलाइज सिस्टम बन सकते हैं। लेकिन इंडिया बोलता है ग्लोबलाइज सिस्टम किसका, किसका रूल्स बेस्ड ऑर्डर किसका, तो वेस्टर्न बायस है उसमें। तो ई कॉमर्स हर एक कंट्री यूएस सेंट्रिक है, वेस्टर्न सेंट्रिक है। तो ई कॉमर्स हमें चाहते हैं कि टैक्स बचाएं। तो तो इंडिया विल अपोज यूएस एंड ईयू एफर्ट टू एक्सटेंड द ग्लोबल बैन ऑन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स ड्यूटीज। तो ई कॉमर्स ड्यूटी इंडिया बात करेगा करे, तो यूएस बात करेगा ग्लोबल बैन हो इसके ऊपर क्रॉस बॉर्डर पर। तो इंडिया विल अपोज कि नहीं नहीं बैन, इसको होना चाहिए। तो कई अलग एरियाज है यहाँ पर देर इज अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन WTO। ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड CCPA का आता है इसमें, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ग्रीन वॉशिंग मतलब कि बस दिखा रहे हो कि ग्रीन वॉश कर रहे हो, दिस इज इको फ्रेंडली। प्लास्टिक यूज होता है, दिखा होता है इको फ्रेंडली, ग्रीन, क्लीन, मिनिमल इम्पैक्ट, क्रुएल्टी फ्री, कार्बन न्यूट्रल, ये सब यूज किया जाता है विदाउट एडिक्वेट क्वालिफिकेशन और डिस्क्लोजर कि कैसे वो ग्रीन है। कुछ कारण होगा ना, प्लास्टिक में हो सकता है बायो प्लास्टिक होगा, तो उसमें पीछे लिखना चाहिए कि कैसे बना रहे हो, लेकिन सिर्फ लिखा रहता है कि इको फ्रेंडली। तो ये ग्रीन वॉशिंग का एग्जाम्पल है। मिसलीडिंग क्लेम बाय द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द कंपनीज ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसमें क्या करना चाहिए, तो CCI बोलते हैं कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होना चाहिए साइंटिफिक बेसिस पर, कि आप प्रोडक्ट को बेचे देंगे और लैब, ऐसे फूड लैब, लैब होता है FSSAI के अंदर में, वैसे ही एक लैब होना चाहिए जो चेक करे कि ये इन्वायरमेंटल लैब कुछ होना चाहिए जो चेक करे कि ये जो प्रोडक्ट है ये सही में जो लिखते हैं उनके हिसाब से चल रहा है, इको फ्रेंडली सही में है? कितना समय लगता है डिग्रेडेशन होने में, बायोडिग्रेडेशन होने में? क्या सही में नॉन टॉक्सिक है, 100% नेचुरल है, ओजोन सेफ है, रिसाइकेबल है? तब जाके क्या होगा, तो फायदा होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड कॉन्शियसनेस बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर में। तीसरा, लोग ज्यादा ब्रांड वैल्यू पर जाए फोकस करें कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, तो इस पर खरीदते हैं। तो ये एक तरह से इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को इंसेंटिव मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट सेंट्रिक, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस प्रोडक्ट बनाए। अभी क्या होता है कि कोई कंपनी है वो अगर सही में अच्छा से काम कर रहे हैं, सही में उनका 100% है, लेकिन कोई कंपनी है बहुत बिग कंपनी है, वो काम भी नहीं कर रहे, बस लिख दे रहे 100% इको फ्रेंडली, और जो अच्छे कंपनी 100% वो भी लिख रहे हैं, तो दोनों में कम इक्वल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगा फिर? तो इसलिए फिर एक गाइडलाइन CCP के थ्रू, तो जो एक्ट पढ़ते हैं सब इम्प्लीमेंट। इसी से रिलेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी है 2019, और एक काउंसिल भी है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एडवर्टाइजिंग हो रही है वो लीगली और फेयर तरीके से हो रही है, ग्रीन वॉशिंग। अब इसमें एक और बोला गया, काइंडली शेयर द नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट लिंक।